नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की टीम इंडिया मॉडल, राज्यों से पीएम बोले टीम इंडिया की तरह मिलकर करें काम। कांग्रेस बनाम नीति आयोग की बैठक को कांग्रेस ने बताया अयोग्य निकाय। जयराम रमेश बोले सत्ता सामाजिक सद्भावना को तबाह कर रही है। पुंछ पहुंचे राहुल गांधी, गोलाबारी पीड़ितों से मिले राहुल, कहा हर दर्द संसद तक ले जाऊंगा। सिंदूर यात्रा पर संजय राउत का वार, 26 बहनों का सिंदूर मिटा, अब तिरंगे की बीजेपी कर रही है सियासत। मुंबई महाराष्ट्र में मस्जिदों पर अवैध लाउडस्पीकर नहीं बजेगा, बीजेपी नेता बोले किसी की हिम्मत नहीं जो तोड़े कानून। और भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल बने कप्तान, उपकप्तान बने पंत। रोहित के रिटायरमेंट के बाद 5 टेस्ट मैचों की टीम घोषित। और अब खबरें विस्तार से। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकास की गति बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है और जब हर राज्य विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित करें। इससे आसपास के शहरों का भी विकास होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बतौर बैठक का विषय विकसित राज्य से विकसित भारत @2047 है। पीएम मोदी का ये बयान देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों के बीच टीम वर्क और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सतत विकास और नवाचार की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। बैठक में शहरीकरण और पर्यटन विकास सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने नीति आयोग की बैठक पर तीखा हमला बोलते हुए इसे अयोग्य निकाय बताया है। कांग्रेस के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर इस बैठक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बैठक पाखंड और भेदभाव बढ़ाने वाली कवायद है। जयराम रमेश ने पूछा कि ये कैसा विकसित भारत होगा अगर सत्ता में बैठे लोग देश के सामाजिक समभाव को तबाह करने लगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपने नापाक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। जयराम रमेश ने आगे पूछा कि ये किस तरह का विकसित भारत होगा जहां आर्थिक असमानता होगी और धन सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत की गौरवशाली विविधताओं का जानबूझकर अपमान किया जाएगा और उन्हें खत्म करने की कोशिश होगी तो ये विकसित भारत नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन मूल्यों के लिए हमेशा भारत खड़ा रहा उन्हें ही संस्थागत तरीके से खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिवारों से मुलाकात की। राहुल ने न सिर्फ पीड़ितों के घर जाकर उनका हालचाल लिया बल्कि उन टूटे मकानों, बिखरे सामान और शोक में डूबे परिवारों की पीड़ा को भी साझा किया। हर कोना जैसे एक कहानी कह रहा था, अपनों को खोने की दर्दनाक वो दास्तां जिसे ये देशभक्त परिवार फिर भी हिम्मत के साथ झेल रहे हैं। राहुल गांधी ने इन परिवारों के साहस को सलाम करते हुए कहा कि वे हर कीमत पर उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को और समस्याओं को वो राष्ट्रीय मंचों तक जरूर उठाएंगे। इस दौरे में राहुल गांधी ने पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारा और मदरसे का भी दौरा किया। उन्होंने वहां सभी धर्मों के लोगों से बातचीत की और एक खास संदेश दिया कि पुंछ की जमीन पर सौहार्द, एकता और इंसानियत जिंदा है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि यही पुंछ है, यही हिंदुस्तान है, जहां हर मजहब के लोग मिलकर रहते हैं, साथ दुख सहते हैं और एकजुट होकर मुश्किलों का सामना करते हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, नफरत फैलाना चाहती हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगी। पुंछ की जमीन ने हर बार ये साबित किया है कि जब देश पर संकट आता है तो हम सभी मिलकर डटकर उसका सामना करते हैं, जवाब देते हैं।
बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरिया लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। सिंदूर यात्रा को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर बड़ा हमला बोला है। राउत ने कहा कि जब हमारी 26 बहनों का सिंदूर मिटाया गया तब हमें राजनीति न करने की नसीहत दी गई, लेकिन आज वही लोग शहीदों के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इसे सियासी मंच बना रहे हैं। राउत ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि क्या तिरंगा अब बीजेपी की जागीर बन गया है? क्या देशभक्ति सिर्फ एक पार्टी के पास रह गई है? उन्होंने मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि असल जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर किसी का इस्तीफा होना चाहिए तो वो गृह मंत्री का होना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी में ये हमला हुआ। राउत ने आगे ये भी कहा कि सिंदूर यात्रा नहीं, असल में एक सियासी ढोंग है। एक तरफ शहीदों की बात हो रही है, दूसरी तरफ उनके परिवार के जख्मों पर राजनीति की जा रही है। सिंदूर यात्रा, मोदी जी ये बोल रहे थे बार बार, या उनके लोग बोल रहे थे कि पहलगांव हमले की राजनीति न करें। हमको कहा था कि जो पहलगांव जो हमला है, जो हमारे 26 माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया है, उनकी राजनीति मत करो। ये कौन कहता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और सबसे पहले राजनीति करने कौन जा रहे हैं? खुद मोदी। यही पुलवामा में हुआ, यही उरी में हुआ। ये निर्घृण लोग हैं, अमानुष लोग हैं। उनकी राजनीति चलते, उनकी रोजी रोटी है राजनीति की, इस प्रकार की हत्याओं पर चलती है। हाँ, आप पूरे बिहार में उनके कमांडर इन चीफ के ड्रेस में फोटो लगे हैं। तिरंगा यात्रा, आपने कहा तिरंगा हमारा नहीं है क्या? आपका ही है क्या? बीजेपी वालों का तिरंगा आपकी मालिक जागीर है क्या? आप मालिक है तिरंगा के? ये महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। सिंदूर आपकी वजह से उजाड़ गया है। 26 हमारे महिलाओं का, गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए सिंदूर यात्रा निकालो। बता दें कि संजय राउत का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब पूरे देश में सिंदूर यात्रा और तिरंगा यात्रा को लेकर माहौल गर्म है। राउत के इस बयान के बाद अब राजनीति आगे और भी गर्म होने की संभावना है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया द्वारा मस्जिदों पर अवैध लाउडस्पीकर को लेकर मुहिम जारी है। वहीं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद पर समाधान निकालने के उद्देश्य से ये मुलाकात की गई। अबू आसिम आजमी ने इस संबंध में सीएम को ज्ञापन सौंपा। सीएम फडणवीस ने अबू आसिम आजमी से मुलाकात को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया से मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा, किसी की हिम्मत नहीं है, मुंबई और महाराष्ट्र में मस्जिदों पर अवैध लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। हमने जो दूसरा मामला उठाया है, भोंगा लाउडस्पीकर मुक्त मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई में 80% मस्जिदों पे से लाउडस्पीकर निकालने का काम शुरू हो चुका है, पूरा हो चुका है। 20% बस्तियों में अभी पुलिस की ढिलाई, कुछ जगह पर पुलिस अभी भी वडाला पुलिस स्टेशन, वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस स्टेशन, एंटोविल पुलिस स्टेशन अनधिकृत तरीके से मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर भोंगे बैठाने की परमिशन दे रहे हैं। आपको प्रार्थना करनी है तो आपको 10 इंच बाय 15 इंच के बॉक्स स्पीकर की परवानगी मिलेगी। 1 महीने के अंदर मुंबई पूरा या अनधिकृत मस्जिद या अनधिकृत लाउड स्पीकर से मुक्त हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति ने इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद खाली हुई जगह पर गिल को कप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई ने टीम में अनुभव के साथ युवाओं को भी भरपूर मौका दिया है। टीम में जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ईश्वरन, करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत आगरकर ने टीम का ऐलान मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। भारत और इंग्लैंड के बीच
5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 20 जून से लीड्स में होगा। इसके बाद 2 जुलाई से एजवेस्टन में दूसरा टेस्ट, 10 जुलाई से लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट, 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफोर्ड में चौथा टेस्ट और 31 जुलाई से ओवल में 5वां टेस्ट खेला जाएगा। इस सीरीज के साथ ही भारत और इंग्लैंड के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2025-27 के चक्र की शुरुआत होगी। टीम में जडेजा, सुंदर ठाकुर, बुमराह, सिराज, कृष्णा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बकरीद का त्योहार करीब है। बकरीद के त्योहार को लेकर मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कानून के अनुसार पालन करने की चेतावनी दी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू बस्तियों में दहशत फैलाने के लिए खुले में बकरा काटा जाता है। मुस्लिम माफिया गुंडे जबरदस्ती बकरी काटते हैं। गुंडे माफियाओं की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बार वो नहीं होने देंगे, खुले में बकरा नहीं काटने देंगे। जो गुजराती है, हिंदू है, महाराष्ट्रियन है, जैन है, वेजिटेरियन है, उन बस्तियों में या मिक्स बस्तियों में ये मुस्लिम माफिया गुंडों ने वहां पर जबरदस्ती से बकरे काटे। पुलिस ने वहां के नागरिकों के विरोध के बावजूद वो कटने दिए। इस बार हम वो होने नहीं देंगे। मैं देवेंद्र जी की सरकार से प्रार्थना करूंगा, कानून है, कोई भी खुले में बकरा काट नहीं सकता, सोसाइटी में काट नहीं सकता। सोमवार से उन 100 बस्तियों का मैं दौरा करने वाला हूं। इस बार इसके निमित्त मुंबई में एक भी जगह पर गैर कानूनी पद्धति से हम बकरा कटने नहीं देंगे। बनाए जा रहे जेटी के निर्माण कार्य से स्थानीय नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासतौर पर कब परेड और कुलावा इलाके के निवासी इस निर्माण कार्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। हालांकि ये काम अभी प्राथमिक स्तर पर है, लेकिन इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शुरुआत में ही हालात ऐसे हैं तो आगे चलकर समस्या और गंभीर हो सकती है। स्थानीय निवासियों ने आवाज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि निर्माण के चलते पर्यावरण और जनजीवन दोनों पर विपरीत असर पड़ रहा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, साथ ही ध्वनि और वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। निवासियों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है और उम्मीद जताई है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। कुलाबा वासियों की जो परेशानियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर हम देख सकते हैं कि कुलाबा वासी यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो एक नया जेटी बन रहा है उससे क्यों खफा है, क्यों नाराज है, हम जानेंगे उनसे। क्या बताएंगे, क्या मामला है पूरा? परसों रात को 2:30 बजे एकदम से हमारी बिल्डिंग में एकदम शेकिंग हो रहा था। इतना आवाज, हम समझे अर्थक्वेक आया क्या। फिर देखा तो बाहर रात को 3 बजे तक, 3-3:30 बजे तक काम, इतना जोर से आवाज। हमारे घर में बूढ़े लोग हैं, बिल्डिंग में सब बूढ़े लोग हैं, सबको तकलीफ, इतनी परेशानी है। रात को कोई काम करता है और इतना आवाज कि हमको लगा कि और 10 साल के बाद समझो इतना शेकिंग हो रहा है तो हमारी बिल्डिंग तो इतनी 100 साल पुरानी है तो गिर जाएगी। कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो इस बारे में एमपीसीबी डिपार्टमेंट है या पुलिस का डिपार्टमेंट है, जो कि उसका जो वॉइस कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, उसको आपने कंप्लेंट की या उनको जानकारी दी है? पुलिस को बताया तो पुलिस आए और तभी उनके जो हेड कॉन्ट्रैक्टर थे उनको लेकर गए थे और फिर वापस आ गए। फिर काम बंद किया, मगर 2:30 से 4 बजे तक हमारी तो
हमको इतना घबराहट हो रहा था कि शायद अर्थक्वेक ही आया है। तो ये जो आपके पीछे ही एक जेटी का नया निर्माण किया जा रहा है, इसके पास में आपका कितने मीटर के अंदर आपका घर है या मकान है आपके? सामने ही है। तो हमको अगर एक खिला भी ठोकना है तो हमको कितनी परमिशन लेनी पड़ती है। हेरिटेज एरिया है, ये करो वो करो। ये पूरा यहाँ ठोक रहे हैं, ये पूरा ये अपना वॉल इधर से पूरा गया। इतना नॉइज पोल्यूशन, इतना कंक्रीट जंगल बना रहे हैं यहाँ पे, किसके लिए? तो बहुत अपना इतना जगह, ब्यूटीफुल जगह है, वो हेरिटेज जगह है, क्यों इसको स्पॉइल करने को बनता है? ऑल द टूरिस्ट कम टू सी दिस प्लेस। इट्स वीआईपी के लिए क्यों बनाने का? हम लोग को नहीं बनता है। बाउका जक्का को जाओ, किधर भी जाओ, तो इधर का जरूर कुछ भी नहीं है। तो आपका मकान यहाँ पे है सामने ही, मकान पिछाड़ी इधर है। तो सामने, हाँ, तो आपकी परमिशन या यहाँ के निवासियों की परमिशन ली गई थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे 3 बजे के जो घर हुआ, हम लोग समझा के अर्थक्वेक होता है। ऐसा एक पिलर डाला तो इतना आवाज आएगा, तो इतना बड़ा सब 162 पिलर, 65 पिलर, क्या होएगा? हालत क्या होएगा वो लोग का? हम लोग यहाँ के टैक्स पेयर्स हैं, सिटीजन है कोलाबा के, और अगर हम लोग का व्यू नहीं लिया जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम हमें फेस करनी है। अगर ये वीआईपी साइट बोलते हैं, जेट्टी बोलते हैं, जो भी है, हमें उसका यूज़ नहीं है। और ये जो चीज़ है इसका हमें यूज़ नहीं है। दूसरा, अगर 2 ड्रिलिंग में यहाँ पे दीवार में देखिए खड्डे हो गए हैं, अगर 130 पिलर आएंगे तो क्या सामने की बिल्डिंग तक नहीं जाएगा वो? और अगर जो स्ट्रक्चर डैमेज होता है, जिम्मेदार कौन है उसके लिए? गवर्नमेंट, मैं या आप? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपने बात की टैक्स पेयर की, तो टैक्स पेयर को एक बेहतर सुविधाएं फॉरेन कंट्री में दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा आपका मानना है? हमारा टैक्स छीन के और दूसरों को सुविधाएं दी जा रही हैं। हमें तो पूछा भी नहीं गया या ना बताया गया, और अंत में पता चलता है कि ये आ गया यहाँ पे। कल की बात है, यहाँ पे एक आदमी गिर के मर गया। अगर ये बंद नहीं किया होता बैरिकेडिंग, तो हो सकता है कोई देखा होता, और किसी को पता ही नहीं कि कौन, कब, कहां, कैसे गिरा। सो ये तकलीफें हैं जो आगे जाके और बढ़ने वाली हैं। इसके लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, और हमें ये जेट्टी यहाँ नहीं चाहिए। एंड जो पाइलिंग वर्क हो रहा है, मतलब आप ये जो रॉक बेड है उसके अंदर आप ड्रिल कर रहे हो, तो जब ड्रिल नीचे तक जाता है तो पूरा जमीन वाइब्रेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से ना काफी नुकसान, जैसे इन्होंने कहा कि अर्थक्वेक जैसा क्यों है, बिकॉज यहाँ से लेके सामने स्ट्रीट के अक्रॉस उनको वाइब्रेशन लगा। तो अगर वहां तक ये वाइब्रेशन गया है तो समझिए कि ये जो हमारी ये हेरिटेज दीवार है उस पर क्या होगा। तो अगर आपने ये बताया है, ये दीवार पूरी क्रैक हो गई, पूरी दीवार टूट गई है, एंड दिस आर ऑल हेरिटेज 100 साल की वॉल है, और ये खाली 2 पाइलिंग पे, ऐसे यहाँ पे पूरे 18 पाइलिंग होने वाली है ये वॉल के ऊपर। तो आपका मानना है कि ये जो पाइलिंग का जो काम है, जेटी के निर्माण के प्राथमिक स्तर पे यहाँ पर काम जारी है, इसकी वजह से यहाँ पर जो धरोहर है उसको नुकसान, क्षति पहुंचा रही है? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जो पुराना 100 साल जो पूरा रॉक बेड है पूरा, और अगर वो रॉक बेड के अंदर आप ड्रिल कर रहे हो, ये आप देखो बड़े बड़े ड्रिल्स जा रहे हैं अंदर, राइट? तो अगर वो ड्रिल जाएगा अंदर तो क्या होगा कि वो ड्रिल की वाइब्रेशन से पूरी जमीन हिल रही है ना। भूकंप जैसे होता है वैसे ही तो होता है ना। ये तो वहां पे हुआ तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ, तो जब ये 18 यहाँ पे लगेंगे तो पूरा हमारा जो ताज है कि हमारा अपोलो बंदर है, अक्रॉस द बिल्डिंग से पूरा वीक हो रहे हैं ना उसके फाउंडेशंस, और जब ये टूटेगा लोग मरेंगे, हु इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? उसका जिम्मेदार कौन लेगा? लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि मुंबईकरों के लिए है, महाराष्ट्र वासियों के लिए है, देश के लिए है। सही बात है। जब हम कहते हैं डेवलपमेंट होना चाहिए, तो आपने हमें पूछा है, आपने हमें पूछा है कि डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, आपने हमें पेपर्स दिखाया क्या कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट जब होता है तो पब्लिक को भी पूछा जाता है ना, उनको साथ में लेके डेवलपमेंट होता है। ये नहीं है कि आपने डेवलपमेंट कर ली और हमें मालूम ही नहीं है, राइट? तो हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, बट इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं चाहते जहाँ पे नुकसानी होती है। अभी 2 पिलर्स डाले हैं वहाँ पर, और क्रैक्स इधर आ सकता है, तो बाय द टाइम 18 यहाँ पर और 132 वहाँ पर, ये आगे के स्ट्रक्चर्स को क्या होएगा, लोगों का क्या होएगा? अभी डेवलपमेंट इज फैंटास्टिक, यू से इट्स डेवलपमेंट, बट यहाँ पर कौन लोग यूज करेंगे? ये वीवीआईपी के लिए है या नॉर्मल लोगों के लिए है? अगर जो फेरी वाले बोल रहे हैं कि 650 मीटर्स, मतलब 80 मीटर्स और फिर 650 मीटर्स, दरिया बहुत टर्बुलेंट है, उनके जेटीज वहाँ पर है, उनके बोट्स वहाँ पर नहीं जा सकते, तो कौन सा बोट जाएगा वहाँ पर? तो लाइवलीहुड जा रहा है, यहाँ पीस ऑफ माइंड जा रहा है, एनवायरमेंट जा रहा है, ये सब द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ये सही है क्या?
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी से एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। धुले सोलापुर रोड पर सातारा इलाके के पास एक दूध का टैंकर पलट गया और इसके बाद जो हुआ उसने इंसानी लालच और लापरवाही की तस्वीर साफ कर दी। टैंकर से गिरते दूध को देखकर वहां मौजूद नागरिक दौड़ पड़े। कोई बाल्टी लेकर आया, कोई करछुल और कोई बर्तन लेकर। जितना बन पड़ा उतना दूध जमा करने में जुट गए। लोग इसी बीच सड़क पर दूध की लहर सी बहती रही और नागरिक अपनी जान की परवाह किए बिना उसे समेटते रहे। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि जब दूध भरकर ले रहे थे उसी दौरान सड़क से वाहन भी गुजर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। कोंकण के मनोरम समुद्र तटों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए मई का महीना आमतौर पर पर्यटन का पीक सीजन होता है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट हैं। सिंधुदुर्ग जिले में 20 मई से शुरू हुई बारिश ने पर्यटन उद्योग को जैसे ब्रेक लगा दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पर्यटक आने से कतराने लगे हैं और सीधा असर स्थानीय पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा है। अक्सर इस महीने में जब आमतौर पर किला देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, इस बार हालात ऐसे नहीं हैं। सिंधुदुर्ग जिले तक का यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बंदी की वजह से होटल, रेस्टोरेंट, गाइड और अन्य टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। अभिनेता मुकुल देव ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मुकुल सलमान खान और अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। मुकुल की मौत 23 मई की रात को हुई, जब वो आईसीयू में इलाज करा रहे थे। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे। मुकुल देव की दोस्त और फिल्म डायरेक्टर रोशन गैरी ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है। मुकुल देव के निधन की खबर सुनकर इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। कई सितारों ने अपने सोशल मीडिया पर उनके लिए पोस्ट शेयर किया। दीपशिखा नागपाल, हंसल मेहता और गुनीत मोंगा जैसे सितारे उनके निधन से सदमे में हैं। मुकुल देव ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में टेलीविजन सीरियल मुमकिन से की थी। उन्होंने सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार, जय हो जैसी कई फिल्मों में काम किया है। आलिया भट्ट ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू किया और अपने फैंस को दीवाना बना दिया। उन्होंने रेड कार्पेट पर 2 अलग अलग लुक्स में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। पहले लुक में उन्होंने फ्रोलर लेयर्ड ट्यूल गाउन पहना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद उन्होंने जॉर्जियो अरमानी के स्प्रिंग समर 2025 कलेक्शन से ब्लू वेजवेल्ड गाउन पहना, जिसमें वो चमचमाते अवतार में नजर आई। आलिया के स्लीक स्टेपलेस गाउन को ट्यूब स्टाइल फिगर हंगिंग सैल्यूट देकर बनाया गया था, जो उनके फिगर को खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। आलिया ने अपने लुक को विधिचंद घनश्याम दास के डायमंड और ब्लू स्टोन ड्रॉप इयररिंग्स और मैचिंग रिंग के साथ कंप्लीट किया। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।